प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है सामंत प्रथा के गुण और हानियाँ। जैसे आपको पता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। किसी चीज़ में अच्छाई है तो बुराई भी है, उसमें गुण भी हैं तो दोष भी हैं। तो ऐसे ही जो यूरोप में सामंतवादी संस्था थी, जो कि एक बहुत शक्तिशाली संस्था थी, उसके यूरोपीय समाज पर बहुत ही गहरे प्रभाव पड़े। तो हर चीज़ की तरह इसके भी दो पहलू थे। जहाँ ये एक तरफ लाभकारी सिद्ध हुई, वहीं दूसरी तरफ हानिकारक भी सिद्ध हुई। तो इसके लाभ और हानियों का अध्ययन हमने आज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सामंतवादी व्यवस्था के लाभ क्या थे या इसके गुण क्या थे। तो इसमें सबसे पहला हमारा कानून और व्यवस्था की स्थापना। ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था से पहले के बारे यूरोप के बारे में अगर हम पढ़ें तो हमें पता लगता है कि उस समय यूरोप में हर तरफ अराजकता का वातावरण था, अशांति, अव्यवस्था फैली हुई थी और इसको और भी अधिक उस समय मुश्किल बना दिया था जर्मन बर्बरों और मुसलमानों के आक्रमणों ने। और ऐसे समय को देखते हुए जो चोर डाकू लुटेरे थे वो भी सक्रिय हो गए। उनको मौका मिला और उन्होंने भी इस मौके का लाभ उठाना उचित समझा। तो जो आम जनता थी उनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जर्मन बर्बरों, मुसलमानों, चोर डाकू लुटेरों, इन सब की गतिविधियों से जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोगों की जान माल सुरक्षित नहीं रही, कृषि उद्योग और व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था। इसी समय में सामंतवाद का उदय हुआ और सामंतवाद व्यवस्था ने यूरोप में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपने पीछे पढ़ा है कि शासकों ने सामंतों को कुछ भूमियां दे दी थी, जहां पर वो एक स्वतंत्र शासक के समान शासन करते थे और उनको बहुत से अधिकार दिए गए थे। तो इनकी नियुक्ति से यूरोप में जो अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण था वो समाप्त हुआ और कानून व्यवस्था की वहाँ पर स्थापना हुई। ये सामंत जो थे वो बहुत ही बहादुर योद्धा होते थे और इनको अपने अधीन एक सेना रखने का भी अधिकार था। तो इस सेना के सहयोग से वो अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाने में सफल हुए और इनकी सहायता से ही जो शासक थे वो अपने राज्यों की सुरक्षा कर सके और उनको विस्तृत भी कर सके। तो जो ये सामंतवादी व्यवस्था थी, ये उस समय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसने कानून और व्यवस्था की स्थापना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर दूसरा आ जाता है कुशल प्रशासन। मध्यकाल के यूरोप में सामंतों ने कुशल शासन व्यवस्था की स्थापना की, क्योंकि इससे पहले यूरोप में जो अराजकता फैली हुई थी उसको उन्होंने सफलता से समाप्त करके शांति और व्यवस्था की स्थापना की। सामंतों के पास एक सैनिक टुकड़ी होती थी जो राजा के लिए तैयार की जाती थी। इसके अतिरिक्त सामंत अपने अधीन क्षेत्र, जो कि जागीर के रूप में उनको राजा के द्वारा मिलती थी, वहाँ पर एक राजा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। लगभग एक स्वतंत्र शासक के रूप में ही वहाँ पर सभी उनको अधिकार प्राप्त थे। वो अपने जागीर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए उत्तरदायी थे। वहाँ पर वो अपना न्यायालय लगाते थे जहाँ लोगों के झगड़ों का निर्णय करते थे। और क्योंकि लोग सामंत के साथ जुड़े हुए होते थे, इसलिए वो उनकी समस्याओं को अच्छे ढंग से सुलझा सकता था, उनकी समस्याओं के बारे में अच्छे ढंग से समझ सकता था। इसलिए ये अधिकार उनको दिए गए थे और वो उनके झगड़ों का निर्णय करता था। और जो शासक थे वो भी उन क्षेत्रों के लिए सामंतों के ऊपर निर्भर करते थे, क्योंकि वहाँ की शांति व्यवस्था, झगड़ों के निर्णय, हर चीज़ के लिए उन्होंने सामंतों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी। इसलिए वो उन क्षेत्रों से शासन व्यवस्था के कार्य से मुक्त हो चुके थे। तो इसलिए कुशल शासन प्रबंध देने में भी सामंतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब राजा जो थे उनको इतने बड़े राज्य पर शासन करने से स्वतंत्रता मिल गई थी और छोटे छोटे क्षेत्रों पर जहाँ सामंतों को नियुक्त कर दिया गया था वहाँ के शासन प्रबंध की जिम्मेदारी सामंतों के ऊपर आ गई थी। इसलिए एक अच्छी शासन व्यवस्था प्रदान की गई। फिर है तीसरा, निरंकुश राजतंत्र पर अंकुश। सामंतवाद की स्थापना से पहले यूरोपीय शासक निरंकुश शासकों की तरह रहते थे। उनके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं था, कोई भी उनको रोकने वाला नहीं था। उनके पास सभी शक्तियाँ होती थी और वो इन शक्तियों का प्रयोग अपने
प्रशासन की ओर लगाने की बजाय अपने जीवन को सुखमय बनाने या विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने या ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करने या सुरा और सुंदरी के संग व्यतीत करने में व्यस्त करते थे या लगाते थे। इसलिए जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे थे। उनके कष्टों को सुनने वाला कोई नहीं था, ना ही उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास किया जाता था। तो जो शासक थे वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। इन्हीं शक्तियों के अगर सदुपयोग के द्वारा वो अपने प्रजा की भलाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे समय में लोगों की मदद करने के लिए सामंत आगे आए और उन्होंने इन शासकों के ऊपर अंकुश लगाया और उन्हें मजबूर किया कि वो प्रजा की भलाई के कार्य करें तथा प्रजा की भलाई की तरफ ध्यान दें। इसलिए कहा जा सकता है कि सामंतवाद जो था वो उस समय की एक महान उपलब्धि थी और उन्होंने निरंकुश शासकों के ऊपर अंकुश लगाकर उनको लोगों की भलाई करने के लिए प्रेरित किया। फिर उसके बाद आता है शूरवीरता को प्रोत्साहन। सामंतवाद, जैसे आपको पहले बताया था कि महान योद्धा होते थे और शूरवीर होते थे, इसलिए उन्होंने शूरवीरता के विकास पर बल दिया। उन्हें सदा युद्ध में अपना रण कौशल दिखाने के लिए तैयार रहते थे और वो चाहते थे कि वो अपने शत्रुओं को शक्ति से पराजित कर दें। वे रण क्षेत्र में हमेशा विजय प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन विजय प्राप्त ना हो तो वो अपनी वीर गति के लिए भी तैयार रहते थे। वो हारने की बजाय, भागने की बजाय, शत्रु का मुकाबला करने की बजाय युद्ध में वीर गति को गौरवशाली समझते थे। इसलिए समाज के द्वारा जो बहादुर योद्धा होते थे उनको सम्मानित किया जाता था। तो सामंत हमेशा वीर गति प्राप्त करने या विजय प्राप्त करने में विशेष बल देते थे, इसलिए समाज के द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। फिर पांचवा है कला और साहित्य को योगदान। सामंतों ने कला और साहित्य को भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया। सामंतों ने अपने भवनों और दुर्गों को गोथिक शैली में बनवाया। उनके द्वारा जितने भी भवन बनवाए गए थे वो बहुत ही सुंदर थे और अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध थे। इसके साथ साथ उन्होंने चित्रकला को भी प्रोत्साहित किया और चित्रकला ने इस काल में विशेष विकास किया। इस काल में साहित्य ने भी अपनी प्रगति की और जो साहित्य इस समय लिखा गया था उसके मुख्य विषय युद्ध और प्रेम था। तो इस प्रकार से जो सामंत थे ना सिर्फ शक्तिशाली योद्धा थे बल्कि कला में भी उनकी दिलचस्पी थी। उन्होंने हर प्रकार की कला, चाहे भवन निर्माण कला हो, चाहे साहित्य हो, चाहे चित्रकला हो, सभी को भरपूर सहयोग देकर उनका विकास किया। तो इस तरह से जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो कई क्षेत्रों में लाभदायक थी और समाज को इसका बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। अब जैसे इसके लाभ थे या गुण थे, उसी प्रकार से इसकी कुछ हानियां भी थी, कुछ कमियां भी थी। अब हम उनका अध्ययन कर लेते हैं। सामंतवादी व्यवस्था के दोष क्या थे, ठीक है। अब पहला है कमज़ोर शासक। सामंतवादी व्यवस्था के कारण शासक जो थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, क्योंकि वास्तविक शक्तियाँ जो थी वो किसके हाथों में आ गई थी? सामंतों के हाथों में आ गई थी। राजा जो संपूर्ण भूमि का स्वामी था उसने भूमि को इन सामंतों के हाथों में बांट दिया था और इनको वहाँ पर पूर्ण अधिकार दे दिए थे। वो सामंत वहाँ पर स्वतंत्र शासकों की तरह शासन करते थे। इसलिए जो शासक थे उनकी शक्ति सीमित हो गई थी और वो नाम मात्र के ही शासक रह गए थे। वास्तविक शक्ति जो सामंतों के हाथ में आ गई थी। शासक के पास सेना भी नहीं होती थी। शासक के लिए सेना तैयार करने का अधिकार भी सामंतों को दिया गया था, इसलिए सामंतों के पास एक विशाल सेना होती थी। वो अपनी जागीर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी किए गए थे। वो अपने न्यायालय भी लगाते थे, लोगों के झगड़ों का निर्णय भी करते थे और अपने सभी कार्यों के लिए जो शासक थे वो सामंतों की सहायता पर निर्भर करते थे। जैसे समय समय पर अगर धन की आवश्यकता तो सामंत देते थे, सेना की आवश्यकता है तो सामंत देते थे। मतलब कई कार्यों के लिए वो सामंतों की सहायता पर निर्भर करते थे और सामंतों के जो पुत्र थे वो उच्च पदों पर नियुक्त किए जाते थे। सामंतों के बिना शासक कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। हर कार्य के लिए वो उनके सहयोग के लिए उन पर निर्भर करते थे, जिससे क्या हुआ, जो केंद्रीय शासन था या केंद्रीय शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई। जब शासक ही कमज़ोर है तो इसका मतलब क्या, पूरा साम्राज्य जो है वो कमज़ोर हो गया। तो इस स्थिति का सामंत लाभ उठाते थे। वो देखते थे कि शासक कमज़ोर हो गया है और जो सामंत शक्तिशाली हो जाता था वो शासक के विरुद्ध विद्रोह कर देता था। इससे अराजकता फैल जाती थी और लोगों को बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ता था। तो एक तरह से सामंतवादी व्यवस्था के कारण राज्य को कमज़ोर बनाया गया और राजाओं की शक्तियों को छीन लिया गया।
दूसरा है किसानों का शोषण। सामंतवादी व्यवस्था में किसानों का भरपूर शोषण हुआ। क्योंकि किसान जो थे वो सामंतों के खेतों में काम करते थे और इसके साथ साथ सामंतों के जो अपने खेत थे उनमें भी उनको काम करना पड़ता था और उनके कई अपने जो घर के काम थे वो भी उनसे करवाए जाते थे और इसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता था, इनसे बेगार ली जाती थी। और इसके साथ साथ किसानों को सामंतों को अनेक प्रकार के उपहार भी देने पड़ते थे। अगर ऐसा नहीं करते थे तो उनके ऊपर घोर अत्याचार किए जाते थे और जो किसान थे वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना और अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह भी नहीं कर सकते थे। इसके लिए उनको सामंत की आज्ञा लेनी पड़ती। सामंत के बताई लड़की या लड़के से उसको विवाह करना पड़ता था। जब वो कहते थे तभी उनको विवाह करवाना पड़ता था और किसानों की नवविवाहिता पत्नियों को वो कभी भी उठाकर ले जाते थे। किसान उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं कर सकते थे। किसानों का जीवन जो था वो घोर यातनामय था। उनको नरक के समान जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। इतना अधिक मेहनत करने के बावजूद भी वो समय भरपेट भोजन अपने परिवार को नहीं दे सकते थे। गंदी झोंपड़ियों में रहते थे और अपने सामंतों के अत्याचारों का सामना करते हुए उनके खिलाफ कहीं वो अपील भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजाओं ने किसानों को सामंतों के दया पर छोड़ दिया था। इसलिए जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो किसानों के लिए एक अभिशाप सिद्ध हुई। फिर है युद्धों को प्रोत्साहन। जैसे आपको बताया था कि सामंत जो थे वो शक्तिशाली योद्धा होते थे। वो युद्ध क्षेत्र में रण कौशल दिखाने में हमेशा तैयार रहते थे। यूरोप में सामंतों ने अराजकता फैलाने में भी प्रमुख भूमिका निभाई। क्योंकि वो हमेशा स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए युद्धों में उलझ जाते थे। क्योंकि सामंतों के पास विशाल सेना होती थी, इसलिए उनके ऊपर नियंत्रण करना भी बहुत मुश्किल होता था। सामंत राजा के विरुद्ध विद्रोह भी कर देते थे। जब वो देखते थे कि राजा कमज़ोर हो गए हैं तो वो राजा के विरुद्ध विद्रोह करके स्वतंत्र होने का प्रयास भी करते थे। और ऐसी अव्यवस्था और अराजकता के वातावरण में आम लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी गहरा नुकसान पहुंचा, क्योंकि इससे कृषि, व्यापार, उद्योग इन सभी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता था। तो इससे पता लगता है कि सामंतों के द्वारा समाज में अव्यवस्था फैलाई गई, अराजकता फैलाई गई और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया गया। फिर है अनैतिकता का प्रसार। सामंतवाद ने भ्रष्टाचार और अनैतिकता को भी प्रोत्साहित किया। क्योंकि सामंतों के पास बहुत बड़ी बड़ी जागीरें होती थी और उनके पास धन की भी कोई कमी नहीं होती थी। उनकी जागीरों की देखभाल करने के लिए कृषक दास होते थे और सामंत जो थे वो उनको कोई भी काम नहीं करना होता था। हमेशा वो आलस्यपूर्ण, विलासितापूर्ण, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और सुरा और सुंदरी के साथ व्यस्त रहते थे। उनके साथ साथ उन्होंने बहुत सी रखैलें भी रखी होती थी जिससे वो अपना मनोरंजन करते थे। और सामंत अपने जो कृषक दास थे उनकी पत्नियों को उठा कर ले आते थे, जिसका कोई भी प्रतिरोध नहीं कर सकता था। तो इससे समाज में अनैतिकता का प्रसार हुआ। फिर है राष्ट्रीय एकता में बाधा। सामंत प्रथा राष्ट्रीय एकता के मार्ग में भी बाधा सिद्ध हुई। क्योंकि सामंत के अधीन जो लोग थे वो सिर्फ अपने सामंतों को ही जानते थे। उनको राजा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वो अपना दुख दर्द अपने सामंतों को बताते थे। उनसे कोई भी मदद चाहिए होती थी सामंतों से लेते थे, इसलिए वो सामंतों के प्रति वफादार होते थे। राजा का उनसे दूर दूर का कोई नाता नहीं था। तो इसलिए लोगों को राष्ट्रीय चेतना के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उनकी दुनिया कितनी थी, सिर्फ एक मैनर तक ही सीमित थी। मैनर से बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में उनको कोई भी ना तो जानकारी थी, ना ही जानकारी प्राप्त करने का उनके पास कोई समय था। तो इससे गहरे हानिकारक परिणाम निकले और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हुई। फिर उसके बाद कुछ अन्य कारण भी थे जो कि सामंतवादी व्यवस्था के बारे में बताते हैं कि वो काफ़ी नुकसानदायक थी। जैसे इस समय किसी भी राष्ट्रीय सेना की स्थापना नहीं की जा सकी, तो इससे जो राज्य थे उनकी एकता और अखंडता को गहरा आघात पहुंचा। दूसरा, सामंत अपने अधीन लोगों के मुकदमों का निर्णय जो करते थे वो अपनी इच्छा से करते थे।
उनका न्याय प्रबंधन संतोषजनक नहीं था, क्योंकि उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो न्याय देना नहीं था, बल्कि उनसे अधिक धन बटोरना था। तो इसलिए जो उनका न्याय प्रबंध था वो असंतोषजनक था। और तीसरा, सामंतों ने कृषि और उद्योगों के विकास की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि या तो वो अधिकतर युद्धों में व्यस्त रहते थे और या भोग विलास में अपना जीवन, ऐश्वर्य में अपना, विलासता में अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो इससे यूरोपीय अर्थव्यवस्था को गहरा आघात लगा। ठीक है, समझ आ गया। तो इस प्रकार से हमने दोनों पढ़ लिए कि सामंतवादी व्यवस्था के क्या गुण थे और क्या दोष थे। अगर वो लाभदायक थी तो वो हानिकारक भी थी, और अगर वो हानिकारक थी तो वो लाभदायक भी थी, मतलब मिले जुले उसके प्रभाव पड़े। धन्यवाद।